तो दोस्तों इस समय हम लोग घटना चक्र की संपूर्ण कवरेज वाला सेशन चला रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों 2 सेशन देख लिया संपूर्ण कवरेज का, एक आपका सीडीपी और दूसरा हिंदी, और तीसरा दोस्तों हम लेकर आए हैं संपूर्ण कवरेज का आपके ईवीएस। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा ये नंबर आपको देता है ईवीएस। तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। एक एक प्रश्नों पर मंथन करिएगा, एक एक प्रश्न को हम कंसेप्ट से आपको बताएंगे। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत दोस्तों दूरगामी आपको लाभ मिलेगा। तो चले हम बिना देरी किए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक एक प्रश्न को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को जांचिएगा जरूर कि आखिर हम कितने पानी में हैं। इको मार्क प्रतीक यानी इको मार्क का जो चिन्ह होता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के डब्बे पर, प्रोडक्ट पर इको मार्क का चिन्ह छपा रहता है। हरे कलर का एक मिट्टी का घड़ा होता है, हथेली पर छपा रहता है, आप लोग देखते होंगे। तो यह बताता है कि जब यह सामान खराब हो जाएगा, आप इसे बाहर फेंक दोगे तो यह पर्यावरण के लिए घातक नहीं होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा, इको फ्रेंडली होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां आपका बी हो जाएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आप जरा सा भी चूक मत करना, एक बार अगर पढ़ लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कह रहे हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, वो आपसे डेट पूछ रहे हैं। इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था नेहरू जी ने, और वह 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये चीजें दिमाग में रखे रहेंगे, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चले हम अगला देखते हैं। यहां पर दोस्तों आपसे प्रश्न तीसरा वाला पूछा जा रहा है, देखते हैं। बड़ा अच्छा वायरस से रिलेटेड सवाल है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया दोस्तों क्या होता है? पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। व्यक्ति थोड़ा सा जैसे ऊंचाई पर जाएगा, नदी किनारे जाएगा, समुद्र किनारे, उसे बहुत तेज डर लगने लगता है। कब होता है? जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसमें रेबीज नाम के जो वायरस होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, तो उससे होता है। तो आपको मालूम है कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है वो हाइड्रोफोबिया की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। आगे हम देखें, यहां पर चौथे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में बात किया जा रहा है। ओजोन परत कहां पाई जाती है दोस्तों? ओजोन परत आप लोग जानते हैं, हमारे वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं। ये क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। इसके ऊपर जस्ट समताप मंडल होता है जिसमें वायुयान उड़ाना मतलब बेहतर माना जाता है। फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो ओजोन परत कहां पर अवस्थित होती है? अभी मैंने बताया समताप मंडल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा इसके बारे में। आगे चले हम लोग देखते हैं। यहां देखिए पांचवें वाले में आपसे पूछा जा रहा है, एक संस्था है यूएनईपी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में दोस्तों यूनेप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनेप। यूनेप, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। यूनेप का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, इसका मुख्यालय कहां है? तो नैरोबी में है। तो आपको पूछिए, आप पूछ रहे होंगे नैरोबी कहां है दोस्तों? तो अफ्रीका के केन्या में है। नैरोबी कहां है? ये केन्या में है। केन्या कहां है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये सब इतना आप बेसिक चीजें जानते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं तोड़ तोड़ कर आपके बताऊं, जरा सा भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपको दोस्तों उम्मीद बनती है, अगर आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं कि आप ही की तरह एक भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, नया नया अभी आया है, तो आप उसका इतना सपोर्ट करें, मनोबल बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहां पर ये छठे वाले में दोस्तों आपको मालूम होगा ऊर्जा का 10% जो नियम है वो किसने दिया था? तो ऊर्जा का 10% नियम आप लोग इकोलॉजी में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए पिरामिड है, तो
मान लीजिए जो हरे पेड़ पौधे हैं उनके पास 100 यूनिट एनर्जी है, अब उनको शाकाहारी पशु खाएगा तो उनमें केवल 10% जाएगा, यानी उनमें 10 यूनिट गया। फिर उनको कोई मांसाहारी जीव खा लिया तो इसका 10% यानी 1 गया, फिर इसको जो खाएगा 0.1 जाएगा, यानी केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका बी हो जाएगा, लिंडमैन। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखे रहेंगे, लिंडमैन लिखा है, ज्यादातर इसको लिंडमैन लिखा जाता है। आगे हम लोग देखें 7वें वाले में, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, वायुमंडल में अभी मैंने बताया था समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन 3, जिसे हम लोग ओजोन यानी O3। तो ये O3 का क्या महत्व होता है? तो ये ही काम करती है दोस्तों जो सूर्य से यूवी, जिसे हम लोग ये हिंदी में परावैंगनी बोलते हैं, इंग्लिश में तो अल्ट्रावायलेट बोल देते हैं, यूवी रेडिएशन होती है, इसको रोकती है ओजोन परत, इसको रोकती है। अगर नहीं रोकेगी, हमारे यहाँ तक पहुंचेगी, हमारी धरा तक, तो उसकी जो यूवी है हमारी स्किन पर पड़ेगी तो हमें कैंसर जैसी घातक, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाएंगी। यही ओजोन जो होता है, ओजोन परत यही यूवी को रोकती है, यानी अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। 8वें को अगर हम लोग देखें, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1980 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। यहीं पर एक और पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, संरक्षण 6 से 86। तो आप दिमाग में रखेंगे, यही दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इतना आपको जो बेसिक चीजें हैं मेरे भाई, वो आप याद करे रहेंगे तो इसमें आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिक चीजें अगर आपको आनी चाहिए, बेसिक अगर आती रहेगी, आपकी पकड़ मजबूत है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर उधर घुमाएगा। यहाँ पर देखिए फूड चेन से रिलेटेड है सवाल, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव कहाँ है? फूड चेन का मतलब होता है दोस्तों, एक ही चीज पर बहुत सारे जीव डिपेंड होते हैं, एक ही चीज को बहुत सारे खाते हैं, वो उनको खाता है, यानी खाद्य जाल जो होता है उसमें मानव कहाँ है? हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे किस में आ जाते हैं? उत्पादक में आ जाते हैं, बेचारे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बकरी, गाय, ये सब जो शाकाहारी पशु होते हैं या मानव होते हैं, वे इन्हें मतलब उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, और जो बड़े मांसाहारी हैं इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य तो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो यानी मनुष्य, यहाँ पूछ रहे हैं मनुष्य क्या है? तो मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है, यानी वो घास फूस यानी फल फूल यानी उत्पादक को भी खा लेता है और प्राथमिक उपभोक्ता वो को भी खा लेता है, यानी शाकाहारी जीवों को भी खा लेता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 10वें में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, लिटमस आप लोग जानते हैं लिटमस एक पेपर होता है, अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस जो होता है आप लोग को जानते हैं कि उसे अम्ल में डालने पर ये कलर हो जाता है, क्षार में डालने पर ये कलर हो जाता है। इसको बारे में आपके गुरुजी ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। तो ये जो लिटमस से बनाया जाता है, जो लिटमस होता है, ये किससे बनाया जाता है? तो लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन एक पौधा होता है और वहां पर ये नहीं उगता है जहां सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी वायु प्रदूषक का एक सूचक भी होता है लाइकेन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखना। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है जो, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? लाइकेन से। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 में आपसे पूछ रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों जो है वो तो आप लोग जानते हैं, ये एक गैर सरकारी मतलब गैर सरकारी, सरकारी नहीं है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा रहा है, तो गैर सरकारी एक संगठन है, यानी सरकार के बिना ये मतलब काम करता है। तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड में दोस्तों एक एम्स्टर्डम नाम का स्थान है, वहीं पर है। तो ये कहाँ है? नीदरलैंड में कहाँ? ये एम्स्टर्डम में, पहले तो आप बता देंगे एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर देखें 12वें में आपसे पूछा जा रहा है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो मेरे भाई एमपी में है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी आप आएगा तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जितने पार्क हैं आप रट लेंगे। दुधवा खीरी, लखीमपुर खीरी वाला जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसको तो आप कतई नहीं भूलिएगा, याद करिए रखेंगे।
आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर 13 वाले में कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष ये शुरू किया गया। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 2018 के आसपास शायद। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, आपको गलत नहीं होने दें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यह आपसे हम गलत न करवाएं। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। 2019 में इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने स्वच्छ वायु, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी जनता को स्वच्छ वायु देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है इसमें, आपको नीचे कुछ देशों का नाम दिया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है। किसका मैदान? ये घास का मैदान है, उसका नाम है पंपास। यानी पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ है आप लोगों को मालूम होगा, ये अर्जेंटीना में है। ऐसे और सारे आपको दिए जाते हैं। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपीज ये नॉर्थ अमेरिका में है। ऐसे आपको बहुत सारे घास के मैदान आपको पूछे जाते हैं। फिलहाल ये जो पंपास है ये कहाँ है? यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अमरकंटक से कौन नदी का उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम होता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, इन सब का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी किससे संबंधित है? तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से संबंधित ये अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ से नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, सब निकलती है। नर्मदा नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, यह भ्रंश घाटी के हिसाब से बहती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये हो गई, ताप्ती हो गई। आगे देखें 16 वाले में, अपने प्रदूषकों के कारण यानी अपने पोल्यूटेंट के कारण निम्न में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो मेरे भाई दामोदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है तो इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये दिए हुए 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से दोस्तों गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, काबिनी भी निकलती है, लेकिन ये जो ताप्ती है ये दोस्तों पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। इसको याद रखे रहेंगे आप। ताप्ती आप लोग कहाँ है? आप लोग जानते हैं ताप्ती मध्य प्रदेश के ये मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में जाकर पश्चिम की ओर बहते हुए गिर जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 में हम लोग अगर देखें, यहाँ पर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? तो दोस्तों यह आया था 74 में। ये कब आया था? 1974 में आया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 19 वाले में, प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। ये पूछा जाता है जिसे इंग्लिश में आप फोटोकेमिकल कहते हैं। तो फोटोकेमिकल कहते हैं, ये क्या मतलब ये है, कैसे बनता है? ये बड़ा जरूरी होता है। जब कोहरा और धुआं आपस में मिलते हैं तो ये प्रकाश रासायनिक धुंध बनता है। यही कहते हैं यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? तो उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें ओजोन जैसी मात्रा पाई जाती है और ओजोन के साथ साथ दोस्तों नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी पाए जाते हैं। पैन जो पेरोक्सी एसिटाइल होता है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। ये ओजोन, ओजोन जब वो धरा पर आती है तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जब वो समताप मंडल में रहती है तो हमारे लिए प्राण का काम करती है। आगे हम लोग देखें 20 वाला, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो ऊ से उद्देशिका, ऊ से यूएसए, ऐसे आप दिमाग में बैठा लेंगे तो याद आ जाएगा आपको। यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका से लिया गया था उद्देशिका का विचार। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों की जो श्रेणी होती है, यानी विभिन्न जातियों का जो एक तरह सा उनमें विविधताएं पाई जाती हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का आपका ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं इस वाले में। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? गैर घरेलू गैस सिलेंडर, गैर घरेलू यानी कॉमर्शियल की बात की जा रही है। हम लोगों के घर में जो लाल वाला बड़ा सा सिलेंडर आता है वो कौन सा सिलेंडर होता है दोस्तों? वो घरेलू होता है।
कौन सा होता है, वो घरेलू सिलेंडर होता है। आप इसे कॉमर्शियल यानी कमाने धमाने के लिए यूज नहीं कर सकते, हालांकि छोटे मोटे जो होते हैं ठेला वाला वाले यूज कर लेते हैं, उनको माफ कर देते हैं। उनमें कितना होता है, 14.2। तो जो घरेलू वाला सिलेंडर होता है उसमें 14 किलो 200 ग्राम होता है। यहाँ पर जो दिया है ये घरेलू वाला है। और आपसे पूछ रहे हैं कॉमर्शियल में दोस्तों 19 किलो होता है। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो होटल रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर यही होता है, नीला सा बड़ा सा रखा रहता है। अपने जो लाल वाला सिलेंडर है इससे उसकी हाइट काफी बड़ी होती है, नीला रहता है वो। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 23 वाले में पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यानी अस्थाई, परमानेंटली हमारा दोस्त है। यह किस आंदोलन का नारा था, तो यह दोस्तों चिपको आंदोलन का नारा था। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने पिछले टेस्ट, इसके पहले वाला जो टेस्ट करवाया था उसमें बड़े अच्छे से आपको बताया था कि यह वर्तमान जो, पहले तो उत्तराखंड यूपी ही था, लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में दोस्तों यह हुआ था। 1970 के दशक में आंदोलन बड़ा चर्चित था। लोग पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों को काटने नहीं दे रहे थे। आगे हम लोग देखें 24 वाले में, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट। आगे देखें हम लोग 25 वाले में, पारिस्थितिकी निषेध जिसे हिंदी में आला कहते हैं, लेकिन इसका प्रचलित नाम निषेध ही होता है। तो पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना, इसका कंसेप्ट का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रिनेल। जिसे हम लोग कुछ कहते हैं ना, नीचे गिर गया, तो नी से नीचे, गी से ग्रिनेल। तो पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना किसने दिया था, तो ग्रिनेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका ए हो जाएगा। निषेध का मतलब होता है दोस्तों जहां पर कोई जीव अपनी मतलब क्रियात्मक अवस्था में होता है, उसे निषेध बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखें हम लोग 26 में, यहाँ पर 26 वाले प्रश्न में जो पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो मेरे भाई वही लगाएगा जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा बुध है, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 27 को हम लोग जरा देखते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो मेरे भाई यह दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला है। तो नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में रॉकी वाला है। रॉकी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना, ये रॉकी कहाँ है, यह नॉर्थ अमेरिका में है। और ये दक्षिण, ये इंडीज दक्षिण अमेरिका में। 28 वाले में आपसे पूछा जा रहा है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो केरल में है भाई ये, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते होंगे पेरियार के नाम पर ही रखा गया है ये। आगे देखें हम लोग 29 वाले में 29, यहां पर कह रहे हैं जनगण मनगढ़ पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जनगण मनगढ़ पहली बार दोस्तों ये कब गाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का यहाँ पर कौन सा हो गया, आपका सी हो जाएगा। जनगण मनगढ़ ये जो है आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में इसे रचित किया था, और यह 1950 में इसे अपनाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। एक और चीज पूछा जाता है सबसे पहले दोस्तों, ये जो वंदे मातरम है ये कब गाया गया था। तो ये कांग्रेस के जो अधिवेशन था 1896 वाला, तो इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो यहाँ पर दिमाग में रखे रहेंगे आप लोग। अभी वंदे मातरम पर बड़ा डिबेट हुआ था अपने देश की संसद में, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है वंदे मातरम को लेकर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको रचा था। आगे देखते हैं हम लोग 30 वाले में, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दुधवा में चल रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, यह एक बार आरओ में भी यह प्रश्न आ चुका है। पूछा जा रहा है आपसे जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। आप लोग जानते हैं गुजरात के कच्छ में जंगली गधों का अभ्यारण्य वहां पर है। तो आप यहां से याद कर सकते हो, ग से गधा, ग से गुजरात। तो यहां से आप याद रखे रहोगे, आपके दिमाग में ये बना रहेगा।
तो साथियों हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप यहाँ एक अच्छा सा कंसेप्ट सीखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इसका मतलब कहने का कहे पृथ्वी पर सबसे पहला यानी सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। क्यों साथियों? क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं था, बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव यहां पर टिक नहीं पाता, लेकिन नीलहरित शैवाल ने दोस्तों यहां पर जल और सूर्य की रोशनी की मदद से भोजन बनाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू किया, वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गया तो विभिन्न जीव पनपने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहां देखिए तीसरे वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो यहां आप जरूर फोकस करिए, मार्किंग करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए वायुमंडल से में जानते हैं नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में, वहां से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो यहां पर साथियों ये नोस्टॉक, एनाबीना, एजोबैक्टर, ये सब जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, एक तरह के बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ पर माइकोराइजा जो है यह उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, जरूर यहाँ पर आप मार्किंग करिए, फोकस करिए, क्योंकि हम लोग पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम देते थे, हड़बड़ी में साथियों बहुत ऐसे प्रश्न गलत होते थे। तो उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं लेकिन हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में नीलहरित शैवाल किस फसल में प्रयोग होता है साथियों? धान में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेहूं नहीं होगा, चना नहीं होगा, सरसों, धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ये सी हो जाएगा। उम्मीद है कहीं भी आपसे पूछे, कभी भी आपसे पूछे दोस्तों कि आखिर नीलहरित शैवाल मुख्यतः किस जैव उर्वरक में प्रयोग होता है, तो आप बता देना। चले हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर साथियों पांचवें वाले में देखिए, पांचवें वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, पांचवें वाले में मानव हृदय में कक्षों, यहां पर कह रहे हैं मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है, यानी हमारा जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठवीं सातवीं में ही ये चीज हम लोगों को पढ़ाया गया होगा। केवल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, एक निलय एक अलिंद बायां, एक निलय एक अलिंद दायां। तो 4 कक्ष होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, निलय और अलिंद, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे चले हम लोग साथियों देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिया था। तो यानी गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति हमें लाना है। तो यह गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कहा, तो आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जानते हैं असहयोग आंदोलन लगभग 1920 के लास्ट से शुरू हुआ और 1922 5 फरवरी गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के कारण इसे बंद कर दिया गांधी जी ने। चौरी चौरा कांड हो गया, बंद कर दिया। इससे आहत हुए मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, उन्होंने इसीलिए एक स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी भी बना लिया था। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों देखें हम लोग, यहां देखें, और यही है दोस्तों, इसी में एक बार एक प्रश्न पूछ लिया था किसी एग्जाम में कि गांधी जी कब से धोती पहनना शुरू किए। तो इससे पहले कोट वोट पहनते थे, तो ये इसी असहयोग आंदोलन के समय से ही। आगे देखें यहां हम लोग 7वें से, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं ऐसा कौन सा जगह है जहां प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम है हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो दोस्तों बाराबंकी में लगता है। आप लोग जानते हैं बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मजार पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कहाँ है? यहाँ है बाराबंकी, यानी देवा शरीफ, बाराबंकी के देवा शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 8वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। तो संविधानेतर संस्था का मतलब जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। तो आपसे कई बार ऐसा पूछ लेगा कौन सी संस्था, आपको कई संस्थाएं दे दी गई और कहेंगे कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्था है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो संवैधानिक संस्था का मतलब जिसकी संविधान में, यानी जिसकी संविधान में चर्चा है, उसे हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। जिसकी संविधान में चर्चा नहीं है उसे असेंबली के माध्यम से बनाया गया है दोस्तों, पार्लियामेंट के द्वारा, वो संविधानेतर संस्था है। तो यहाँ पर संविधानेतर संस्था कौन सा है? लोक सेवा आयोग तो होगा नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्तों हमारे संविधान के 300 अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। निर्वाचन आयोग दोस्तों हम लोग जानते हैं 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित दिया है। यानी जो चीज अनुच्छेद में दिया है इसका मतलब वो संविधान में है, तो ये तीनों नहीं होंगे। ये नीति आयोग, नीति आयोग दोस्तों आप लोग जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर 2015 में मोदी जी ने इसे बनाया था, तो एक थिंक टैंक के रूप में है ये। ऑप्शन नंबर बी जो संविधानेतर है, यानी संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। आगे जरा हम लोग देखें 9वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। आप लोग जरा सा भी अगर मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, जिसे इंग्लिश में लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ है दोस्तों? हमारे संविधान के भाग 3, हमारा संविधान का जो भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो इसी में आप जब पढ़ोगे साथियों अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहां पर आप कैसे इसको याद करोगे ट्रिक से? बच्चों के शोषण, यानी बच्चों मतलब चाइल्ड, च से 24, तो यहां आपके दिमाग में ये बना रहेगा और यहां पर ये आप चीज समझ जाएंगे, आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10वें को। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ कई सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच, यानी 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ये कहाँ दिया गया है? हमारे मूल अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 21A में 2009 के माध्यम से कानून बना और उस कानून में मेंशन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसमें मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से, इतना समझ लेना। और कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, सर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी में, इसमें भी है। तो मेरे भाई इसमें जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो खास करके आंगनवाड़ी में आ जाते हैं, तो उसमें इसमें शिक्षा देने की बात कही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब ये है, ये राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया। उसका इच्छा करेगा तो देगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, नहीं तो नहीं देगा, हालांकि मिलता है। तो ये है दोस्तों डीपीएसपी में 3 से 6 और मूल अधिकार में ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया गया है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है, तो 2009 में कानून के माध्यम से बनाया गया था। आगे जरा हम लोग देखें 11 में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे था? तो दोस्तों कहां से था ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो कई बार आपसे इसको घुमाकर पूछा गया है प्रश्न, गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी गायिका से, ठुमरी से। तो आपको ऐसे ट्रिक याद रख लेना है, कोई गिर गया, कैसे गिर गया? ठोकर लग गया। तो यहां से आप पता लगा लोगे गिरजा देवी के बारे में। गिरजा देवी ठुमरी गायिका संबंधित है। कहां से संबंध इसका है? बनारस से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जो आपसे पूछा जा रहा है भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? तो कौन सी पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय तो सबसे नई है, ये तो आपका होगा नहीं। अरावली सबसे पुरानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, अरावली निम्नलिखित प्रणालियों में सबसे पुरानी है। यहाँ पर आप इसे समझ रहे होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में कई बार। आगे जरा हम लोग देखते हैं, और एक चीज और यहाँ पर पूछा जाता है साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जब भी आपसे पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो आप क्या बताएंगे? जरा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे हिमालय होता है ना, कि क्यों कहा जाता है कि हिमालय कि इस समय अपने मतलब जब भी मापा जाता है तो लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे नई है, अपनी विकास की प्रक्रिया में है। तो इतना आप जानते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अगर हाईएस्ट चोटी पूछी जाए तो आप लोग बता देना गुरु शिखर। क्या बताएंगे आप लोग? गुरु शिखर है। तो ये भी पूछा गया है कई बार, तो इतना याद रखे रहेंगे आप लोग। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ पर आपका 12 हो गया। 13वें वाले में अगर हम लोग देखें
तो आपसे पूछा जा रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो यह हिमाचल प्रदेश नहीं जम्मू कश्मीर है, तो आप यहाँ पर लगा देना, आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 14 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सागौन तथा साल किसके उत्पाद है। तो मेरे भाई उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वाले हैं। उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी में इनको ज्यादातर गर्म टेम्परेचर में होता है और शुष्क पतझड़ में होते हैं, यानी शुष्क मौसम आता है तो इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर अवस्थित है, इसका कहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो साथियों ये कहां पर स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। सुनामी से संबंधित वार्निंग देने वगैरह के लिए हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों हैदराबाद कहां पर है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में। जो तेलंगाना स्टेट है उसी का ये राजधानी है, तेलंगाना। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चले हम लोग देखें 16 वाले में। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो कुछ लोग जल्दबाजी में बीआर साहब को लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रथम प्रारूप किसने, बीएन राव ने तैयार किया था। कहा जाता है ना कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद संविधान का सबसे अच्छा कोई ज्ञाता था, तो यही बीएन राव थे। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का प्रथम प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 17 में जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो अपने देश में प्रेस की स्वतंत्रता को कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। हम लोगों को जो बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है, वो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। इसी के जरिए मीडिया को भी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्राप्त है। तो यानी प्रेस की स्वतंत्रता को एक आम आदमी की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यानी हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यही प्रेस को भी दिया गया है, उसको लिए अलग से कुछ नहीं है। आगे चला हम लोग देखें, यहां पर भारत के चौथे राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है। तो मेरे भाई अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम हो कि भारत के पहले राष्ट्रपति तो कौन थे, आरपी साहब थे, राजेंद्र प्रसाद, ये पहले हो गए। दूसरे कौन थे दोस्तों, राधा कृष्णन आरके हो गए। और के बाद तीसरे कौन थे दोस्तों, जाकिर हुसैन। यहाँ पर जाकिर हुसैन ये तीसरे थे। तो चौथे कौन थे दोस्तों, वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये चौथे, वीवी गिरी ये चौथे थे। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। आगे देखें यहाँ पर 19 वाले में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको मालूम होगा पहले तो इसमें 10 थे, फिर बाद में एक और जोड़ा गया, तो इस समय कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जान लीजिए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में है। भाग 4 में तो डीपीएसपी है, 4A में हमारे ये कौन से हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। तो ये सबको याद रखी रहेगा। और आपसे पूछे तो ये कब किया गया था, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर, ये भी पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको इंक्लूड किया गया था, संविधान में डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ पर आपसे 20वें वाले में पूछा जा रहा है कि संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य में क्या वर्णित है। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जो बताया गया है कि आपको क्या करना है, आपको कितना काम करना है, क्या आपको दिया गया है, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 11वीं में कौन सा है दोस्तों, पंचायतों से संबंधित मामला है। और 11वीं का जो बी है, तो 11वीं का जो बी है वो दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इतना आपके दिमाग में बना रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 वाले को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, एक बड़ा ही फैक्चुअल प्रश्न है, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, कटहल में भी होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किसमें नहीं होते हैं, तो कटहल में होता है, यानी आपका उत्तर नहीं बनेगा। गूलर में भी होता है, आपने कहावत सुना होगा कि गुलरी के फूल हो गए हो, तो यानी गूलर में भी होता है।
आर्किड में भी होता है, फर्न में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये फर्न हो जाएगा। फर्न में ये फूल नहीं पाए जाते हैं। फर्न एक दोस्तों हरा कलर टाइप का एक झाड़ी टाइप का कुछ पौधा होता है, इसमें बीज नहीं होते हैं, सिर्फ पत्तियों के पीछे बनने वाले जो बीजाणु होते हैं उन्हीं से ये प्रजनन करता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। आगे देखें हम लोग यहाँ 22 वाले में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, कई सारा नाम से इसे जाना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे जरा हम लोग देखें अगर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखकर ही समझ गए होंगे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये इस समय, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग भारत का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों, हैली राष्ट्रीय उद्यान था। हैली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन फिर बाद में जिम कॉर्बेट रख दिया गया। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी स्थापना इसका पूछ लेता है, 1936 में हुई थी। तो समझ गए आप। आगे चले हम लोग देखते हैं 24 वाले में आपसे पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। अगर आप इतना ध्यान नहीं देंगे तो पक्का गलत कर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, यहाँ जरूर देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी थी दोस्तों, आप जान लीजिए थारू। पहले नंबर पर थारू और दूसरे नंबर पर गोंड। थारू और गोंड यही दो सबसे बड़ी जनसंख्या जनजातियों की सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। तो यही है, थारू तो नहीं दिया है तो गोंड दिया है, तो आप गोंड लगा देंगे। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है, तो 0.6% जनजाति है उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का। तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर यहीं आपको उत्तर प्रदेश जगह भारत का पूछ लिया होता, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन है जनसंख्या में, तो वो भील हो जाता। बी से भारत, बी से भील। तो याद रखेंगे ये सब ऐसे ही पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 में दिया है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है, जो मिर्जापुर के बगल में है, वहां पर है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो कहाँ है ये, डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है। तो साथियों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये सामाजिक वानिकी क्या होता है। सामाजिक वानिकी जिसे इंग्लिश में सोशल फॉरेस्ट्री बोला जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में सहायता करने के उद्देश्य से वनों को लगाना, वनों को बचाना, खाली जगहों पर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना, यही है सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी का उदाहरण इसमें से कौन है। तो दोस्तों यूकेलिप्टस तो होगा नहीं, क्योंकि यह मतलब बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है, इसमें पौधों का आतंकवाद इसे घोषित कर दिया गया है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। अब बात आती है साथियों, अब कौन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ढाक भी नहीं होगा, शीशम भी नहीं होगा, खेजरी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये खेजरी हो जाएगा। खेजरी वृक्ष के बारे में आप एक बार पढ़ लेना कि आखिर खेजरी वृक्ष क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों है, आप साथ इसमें देखें, यहाँ पर 27 वाले में आपसे पूछा जा रहा है एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपके दिमाग में अच्छा एक चीज यहाँ और बन रहा होगा कि ये खेजरी वृक्ष होता है, ये है क्या। तो दोस्तों ये मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, इसको उगने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक टेम्परेचर सह लेता है, मरुस्थल में भी उग जाता है। तो इसलिए खेजरी को वो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त किया गया था। तो ये हो गया। आगे चले, यहाँ पर हमारा जो 27 वाला है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम मेनली क्या है दोस्तों, तो जानते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करता है, यानी जो जैविक क्रियाएं होती है उनको बढ़ाने का काम करता है, तो ये प्रोटीन होता है। आगे यहाँ पर हम लोग 28 वाले को अगर देखें तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों क्राकाटोआ ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया देश में है। तो इंडोनेशिया आप समझ गए। आगे देखें हम लोग यहाँ 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।
तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। यहीं पर अगर सबसे बड़ी पूछ ले, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी बिगेस्ट पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? हमारे जांग की जो होती है, फीमर उसे बोला जाता है, फीमर। फीमर मतलब ये हमारे जांग की जो हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपीज कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी। तो यहाँ पर दोनों आप याद रखें, क्या पता यही मामला उलट दे तो आप उलट न पाए वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? पलाश है, पलाश। इसी पलाश का दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पर टेंसू रखा गया है, टेंसू। आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो बंगाल में नदिया जिले में हुआ था, वहां पर पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, इसीलिए उसे पलासी स्थान नाम दे दिया गया था। प्लासी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 1757 में। तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जो हुआ था, तो पलाशी नामक स्थान पर, क्योंकि वहां बहुत सारे पलाश के पेड़ थे। तो उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है साथियों। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, क्या कौन सी संस्था का नाम है दोस्तों? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे याद करेंगे दोस्तों? हम लोगों के यहाँ जो देखते हैं हम लोग, घास कहाँ, घास एवं चारा कहाँ ज्यादा मिलता है? जहां पर झाड़ी झंखाड़ होता है। तो यहां से घास एवं चारा का संबंध जोड़ लीजिएगा, झाड़ी झंखाड़, झ से झाड़ी, झ से झांसी। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये अपने दिमाग में बनाए रहेंगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीजें फिट रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जैसे हम कुएं में चढ़ते या उतरते हैं एक रस्सी के सहारे, तो रस्सी में अगर हम लोग गांठ नहीं बांधेंगे तो फिसल जाएंगे। इसलिए छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, हम यूज करेंगे जो आपके दिमाग में दोस्तों इंटरेक्ट करे। प्रश्न देखने के बाद आपका दिमाग ये इंटरेक्ट कर जाए, हाँ यही उत्तर होगा। और दोस्तों एक जरूरी सूचना आप सबसे मेरे भाई, इस चैनल को हमने नया शुरू किया है, आप लोग हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी इस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो आप सबसे दोस्तों निवेदन है कि प्लीज आप लोग इतना शेयर करिए, इतना ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरी कुछ इनकम होने लगेगी। क्योंकि बिना मोनेटाइज हुए आपका जो है, बिना 1000 सब्सक्राइबर हुए मोनेटाइज नहीं होगा, और बिना मोनेटाइज हुए हमें 2 पैसा मिलेगा नहीं। दोस्तों जानते हैं इतना मेहनत करते हैं, खर्च आता है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें उससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी दोस्तों। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप समझ रहे होंगे, आप ही की जैसा आपका एक भाई है जो इस स्थिति पर मेहनत करके आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों दूसरी वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग दोस्तों डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना यानी उसका कंसेप्ट किस संविधान पर आधारित है? यानी किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। ये इसी को दोस्तों इसके बारे में अगर जानना चाहें तो संविधान, हमारे संविधान के भाग चौथे में, हमारे संविधान का जो भाग चौथा है, तो हमारे संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? ये आयरलैंड से है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ लास्ट में लिखा है लैंड। लैंड मतलब भूमि होता है, और भूमि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ तत्व देखकर आप लैंड यहाँ पर दिमाग बना लेंगे तो आपका कनेक्शन यहाँ से बन जाएगा। तो उम्मीद है भाग चौथा अनुच्छेद 36 से 51 और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं यहाँ तीसरे वाले को। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका थी, तो इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, मनसुख लाल नजर। तो यहाँ पर इस चीज को आप यहाँ पर समझ रहे होंगे साथियों, यहाँ तीसरे का आपका ये डी हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। आगे देखें, यहाँ पर चौथे वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, पीसीएस आरओ में भी कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये तो आप लोग जानते हैं, अगर पूछे तो किसने किया था? नेहरू ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहां से शुरुआत किया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से उन्होंने शुरुआत किया था, नागौर नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग देखते हैं पांचवें वाले में। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित
भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों पार करती है या काटती है, इसका मतलब यही हुआ। तो आपको हम ऐसा कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पहले होता है कि 0 डिग्री, यानी जो सबसे लंबी जो होती है दोस्तों, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये कर्क रेखा हो जाती है। और कर्क रेखा 0 डिग्री पर होती है जी, और 23.5 नॉर्थ पर कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ ये मकर रेखा होती है। तो आपको यहां पर कई चीज सिखा देता हूं। यही कह रहे हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ऐसी यानी कौन सी नदी है, यही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, यानी ऐसे ऐसे करती होगी, तो 2 बार काटती होगी। तो यहां पर कौन सा है दोस्तों, माही है, यानी माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछे कि ये मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं तो मकर, यहां पर क लिख दे रहा हूं तो कर्क, और यहां पर बी लिख दे रहा हूं तो विषुवत रेखा। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है दोस्तों, लिम्पोपो। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है दोस्तों उसे कांगो या जायरे बोलते हैं। कांगो नदी या जायरे नदी उसे बोला जाता है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। यहां से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं से आपको घुमाएगा तो आप घूमेंगे नहीं, उसका उत्तर दे देंगे। ये मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया, समझा दिया आपको। जितना दबा के शेयर करना है दोस्तों, शेयर करके हमारा सपोर्ट करिएगा। तो यहां पर आपको केवल कर्क रेखा के बारे में पूछा था, कर्क रेखा माही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 वाले को देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत, ये मान लीजिए अपना भारत हो गया। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के इधर दक्षिण भारत, कर्क रेखा को इधर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाई मुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है, ये केरल के पास है, केरल के पास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग 7वें वाले को देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कई सारा प्रश्न बना है। आपको ऐसा कंसेप्ट बता देते हैं, कभी भूलेगा नहीं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। तो आपसे देखिए क्या पूछा रहा है, संख्या में, यानी संख्या में सबसे बड़ी जनजाति भारत का कौन है। तो दोस्तों बी से भारत, बी से भील। तो यहां पर आप समझ जाइएगा, बी से भारत, बी से भील हो जाएगा। तो आपके दिमाग बना रहेगा, जब भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील बता देना। जब आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो आप क्या बता देंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग थार लेके इस समय चल रहे हैं, तो थारू, तो थारू हो जाएगा। तो बी से भील, भारत पूछे तो भील, उत्तर प्रदेश का पूछे तो थारू। यस, आपके दिमाग में याद रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ देखिए थारू दिया भी है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप लोग ऐसे दिमाग में रखे रहेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ये चीजें बनी रहेंगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दिया है, एक मौसमी घटना है, एल नीनो। एल नीनो दोस्तों क्या है, यहाँ पर एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो क्या है, एक मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर के तट पर यह घटित होती है। यह पश्चिम से, यानी यहाँ पर यह पश्चिम से पूरब की ओर आती है, प्रशांत महासागर से पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और जब यह भारत या ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के तरफ आती है ना, तो यहाँ के मौसम को, वर्षा को बहुत प्रभावित करती है। वर्षा नहीं होता है, यानी बहुत गर्म मौसम ला देता है, तो हवा जो है वहाँ की वर्षा प्रभावित हो जाती है। एक जटिल मौसम तंत्र है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, एल नीनो। एक इसका उल्टा होता है दोस्तों एल नीना, तो इसका उल्टा होता है, वो कभी आप जीएस पढ़ाएंगे समझा देंगे। फिलहाल यही एल नीनो जो जब विकसित होता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया में वर्षा को बहुत प्रभावित करता है। वर्षा नहीं होता है, कृषि खराब हो जाती है, इकोनॉमिक गड़बड़ हो जाता है। तो यही है ऑप्शन नंबर ए। 9वां वाला को देखें, यहां भी आपको सिखा देंगे, याद हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कौन सा विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, कहां स्थापित है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आपसे दोस्तों अगर कोई पूछे देश का मौसम कैसे बदलता है, तो दोस्तों देश की पार्लियामेंट बदलती है। आज भी मोदी चाहे तो देश का मौसम बदल सकते हैं कि हर बेरोजगारों को 30-30 लाख रुपया, 15-15 लाख मिलेगा, तो मौसम बदल जाएगा देश का ना। यानी देश का मौसम कहां से बदला जा रहा है, नई दिल्ली से। तो आप यहां से दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका दिमाग में ये चीजें बना रहेगा। आगे देखें,
यहाँ पर आपसे दिया है 10वें में तुलबुल परियोजना का संबंध, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों झेलम नदी से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तुलबुल आप कैसे याद कर सकते हो? बुल मतलब सांड होता है, आप लोग जानते हैं ना, ये तो जानते हैं, आपको ट्रिक बता रहा हूं। और तुल मतलब मान लिए टूट गया, और कोई बुल है यानी बैल है, उसका पैर टूट गया है, तो उस बेचारे को झेलना पड़ेगा, जो पाला है उसको झेलना पड़ेगा। तुल बुल टूट गया, बुल का पैर, तो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ आप इसको दिमाग में रखे रहेंगे। आगे देखें, यहाँ पर 11वें में पूछा जा रहा है, ये सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग खूब जानते होंगे। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ये गेहूं की है। तो पूसा सिंधु गंगा एक गेहूं की प्रजाति है। पूसा नाम देखते ही कई सारा होता है, जैसे पूसा, सोनालिका, अर्जुन, ज्यादातर जो ट्रैक्टर के नाम है वो गेहूं की प्रजातियों के नाम बने हैं, तो आपको याद रख लेंगे, तो ऐसे आपके दिमाग में बना रहेगा, इक्का दुक्का छोड़कर। बाकी जैसे सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया और पूसा हो गया, ये सब गेहूं की प्रजाति हैं, कई सारा इससे नाम जुड़ा होता है। आगे यहां पर हम लोग देखें, का आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थिति कहां है, यानी यह कहां स्थित है? तो दोस्तों यह कहां स्थित है? आनंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनंद कहां है? गुजरात में है। यहाँ क्योंकि गुजराती बड़ा आनंददायी जिंदगी जीते हैं, हम लोगों को यहाँ से बुला बुला कर लोहा फैक्ट्री में काम करवा करवा कर वो लोग खूब आनंद से जी रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संस्थान ये कहाँ है? आनंद में। इसको आनंद भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ ग्रहों के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 4 आपको बातें लिखी हुई है, वो ग्रहों के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। नहीं मेरे भाई, ग्रह जो है खुद नहीं चमकते हैं, वह सूर्य की रोशनी से ऊपर पड़ती है तो वो चमकते हैं, लेकिन यानी वो प्रकाश नहीं देते हैं, लेकिन उन पर प्रकाश पड़ती है तो चमकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? ये प्रकाशवान होते हैं, सॉरी, ये अप्रकाशवान होते हैं और चमकते भी है। यानी अप्रकाशवान यानी प्रकाश तो जनरेट नहीं करते हैं, फिर भी चमकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 13 का बी। आगे देखें हम लोग, दूसरे के रोशनी से चमकते हैं, जैसे अभी हम लोग बाप के पैसे से पल बढ़ रहे हैं, रंगदारी दिखा रहे हैं, हम लोग कमाते नहीं हैं लेकिन फिर भी दूसरों के पैसों से उड़ रहे हैं, तो वही बात हो गया। ऑप्शन 14 वाले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? बड़ा गजब का प्रश्न है, आपको यहां मैं सिखा देता हूं, आपको भूलेगा नहीं कभी। इंद्रधनुष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक चीज आपने फिजिक्स में आपको गुरुजी आपको खूब पढ़ाए होंगे, विबग्योर के बारे में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट का मतलब बैगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरा, रेड लाल। तो दोस्तों यही इंद्रधनुष में यही क्रम होता है। इंद्रधनुष की आप पट्टी देखोगे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में है? तो मध्य में कौन आ रहा है दोस्तों? देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में यही ग्रीन बच रहा है, तो बीच में हरा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहां पर आप लोग वेवलेंथ अगर कभी कभी पूछ लेता है इंद्रधनुष में रंगों का वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, यानी रंगों का लेंथ जो होती है वेवलेंथ का बढ़ता जाएगा, यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड का यूज किया जाता है कि दूर से दिखाई देती है। इसका मतलब वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का सबसे ज्यादा है, लेकिन एनर्जी किसके पास है? एनर्जी सबसे ज्यादा इधर हो जाएगी, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट के पास है, सबसे ज्यादा सबसे कम आर के पास है। तो यानी एक चीज हमें क्या समझ में आया? ऊर्जा, यानी ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी उल्टा होता है किसके? वेवलेंथ के। वेवलेंथ लिख दे रहा हूं, यानी जिसकी ऊर्जा जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। तो यही चीज आप दिमाग में रखे रहेंगे, जो आप पढ़े होंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आगे चले देखें हम लोग, यहाँ हरा था हो जाएगा आपका। आगे अच्छा प्रश्न दिया है, रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वाली चीजें होती हैं, उनको ताजा रखने के लिए एक सुरक्षित टेम्परेचर कितना होता है? हम लोग फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो हम टेम्परेचर कितना मेंटेन बना के रखते हैं? तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 से ज्यादा करेंगे तो बैक्टीरिया जो उसमें खाद्य पदार्थ में पनपने लगते हैं वो तेजी से पनपनेंगे और हमारा खाना खराब हो जाएगा। अगर हम 4 से कम अगर टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा जो
खाद्य पदार्थ है वो जमने लगेंगी, सब्जियां वगैरह जो फल वल रखेंगे उनकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 4 डिग्री पर उसको मेंटेन करके रखा जाता है। आगे हम लोग 16 वाले को देखें तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय पदार्थ है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय पदार्थ कौन सा है? तो यूरेनियम नहीं है दोस्तों, यूरेनियम भी नाभिकीय पदार्थ है लेकिन भारत में ये न के बराबर पाया जाता है, और ये थोरियम है नाभिकीय पदार्थ। थोरियम बड़ी मात्रा में केरल वगैरह के जो तटों पर बालू है उस बालू में बड़े मोनाजाइट बालू एक होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मेरे भाई एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप इतना शेयर करना, हमारा इतना सपोर्ट करना, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देना यार, चैनल मोनेटाइज हो जाए थोड़ा, उम्मीद आपसे करता हूं। चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखें हम लोग 17 वाले को, पोषण तत्व जो उर्वरकों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? पोषण तत्व, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो उर्वरकों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो नहीं पर आप जरूर फोकस करें, नहीं तो प्रश्न गलत कर देंगे। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो उर्वरकों के माध्यम से पौधों को नहीं दिया जाता है? तो नाइट्रोजन भी दिया जाता है, ये नत्रजन है, इंग्लिश में इसे नाइट्रोजन कहते हैं, क्लोरीन भी दिया जाता है, फास्फोरस भी दिया जाता है, यही जो है हाइड्रोजन नहीं दिया जाता है, हाइड्रोजन यही नहीं दिया जाता है, बाकी सब है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट का कहते हैं, यहाँ पर इनका पूछना है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट का मतलब होता है दोस्तों जलीय पौधा, यानी ऐसे पौधे जो जल में हम लोग उगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग जरा देखते हैं साथियों, तो आपसे 19 में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फल जिसमें साइट्रस पाया जाता है, जिसे हम लोग साइट्रस कहते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़े को स्वस्थ बनाने के जरूरी होता है? तो दोस्तों विटामिन सी में ही जो है साइट्रस बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे चमड़े वगैरह को ताजा रखते हैं, टाइट रखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नींबू, संतरा और आंवला ये सब खाना चाहिए, इन सब में बड़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे हमारी स्किन वगैरह आंख हो सही रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 19 का सी। आगे देखें 20 वाला में, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जैव डीजल पौधा का मतलब दोस्तों इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका मतलब तेल पाया जाता है, इससे तेल से डीजल वगैरह बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? जेट्रोफा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में जेट्रोफा के। यहाँ दोस्तों देखिए आपसे बड़ा अच्छा सा सवाल बायोलॉजी से रिलेटेड दिया है, नॉक नी का मतलब घुटना होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। नॉक नी सिंड्रोम, ये कौन सी बीमारी है? नॉक नी सिंड्रोम एक बीमारी है, कह रहे हैं किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। तो क्या होता है नॉक नी सिंड्रोम बीमारी में कि छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके 5 से 10 साल के बीच या उससे ऊपर भी कभी कभी होता है, जब वो खड़े होते हैं तो उनके दोनों घुटने यानी ठेंगुना होता है वो सटने लगते हैं, जो आर्मी में रिजेक्ट कर देते हैं बच्चों को, यानी जब घुटने सटने लगते हैं आपस में, तो वही नॉक निक सिंड्रोम होता है, जो फ्लोराइड के कारण बड़ी मात्रा में होता है। फिर बच्चे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बड़े होते हैं तो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो यही है नॉक निक सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 22 वाले में, कह रहे हैं पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है, यानी पर्यावरण अपकर्षण का क्या मतलब है? तो दोस्तों पर्यावरण का आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट, अपकर्षण का मतलब दोस्तों ये क्या होता है कि नुकसान, यानी पर्यावरण के नुकसान का मतलब क्या है? तो पर्यावरण का नुकसान यही है कि पर्यावरण को दूषित कर देना, उसको प्रदूषित कर देना, उसके मतलब बिगाड़ देना उसको। यहाँ पर आपको दिया होगा, देखें पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप, पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी पारिस्थितिकी के यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देना, उपर्युक्त यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका हो गया, तो ये भी होगा ना साथियों, एक सेकंड कुछ गड़बड़ी, ये तो है। अब आगे वाला देखें, यानी पर्यावरण अपकर्षण में यानी पर्यावरण को खराबी करने की बात आ रही है। तो पर्यावरण खराबी में तो पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी पर्यावरण के गुणों का नष्ट हो जाना, निम्न हो जाना, यस ये भी है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, हम ऐसी मानवीय क्रियाकलाप कहते हैं, रेलवे बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज लगाते हैं, पेड़ों को काटना, नदियों को मोड़ देना, ये सब करना, ये सब भी तो पर्यावरण की नष्टपन है।
तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा हुए तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तीनों के तीनों है उपर्युक्त तो सभी पर्यावरण के नुकसान से संबंधित है। आगे देखें हम लोग 23 वाले में, सबसे अधिक स्थिर यानी सबसे अधिक स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र कौन है, यानी कौन किसमें इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा स्थिर रहता है, वो जल्दी से बिगड़ता नहीं है। तो दोस्तों सागरी यानी महासागर, महासागर तंत्र होता है दोस्तों, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, नष्ट हो गए, कुछ दिन में कोई काट दिया, और जो है दोस्तों घास फूस हो गए, ये कर दिया, हवाओं को ज़्यादा प्रदूषित कर दिया जाता है, लेकिन जो महासागर है ये ज़्यादा स्टेबल है ये। आगे देखें हम लोग 24 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिया है, कैसा पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जहां से घास से रिलेटेड है वो। तो हम जानते हैं घास होता है, घास को कौन खाता है दोस्तों, घास को कौन खा जाता है, टिड्डा खा जाता है, टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। तो ऐसे ये यहाँ पर यही क्रम है, तो घास, टिड्डा, सांप, मेढक, तो सॉरी ये मेढक को सांप खाएगा, यानी घास, टिड्डा, मेढक, सांप, ए हो जाएगा हमारा, 24 का ए होगा। आगे देखें हम लोग 25 वाले में, तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, यानी लोकार्पित मतलब लोक मतलब पब्लिक, अर्पित मतलब देना, यानी भारत जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब पब्लिक को अर्पित किया गया था। लोकार्पित का मतलब ये पब्लिक को अर्पित करना, पब्लिक के लिए सौंप देना, पब्लिक के लिए खोल देना। तो 2008 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, 25 का बी। आगे देखें हम लोग प्रश्न, दोस्तों मैं कई बार कह रहा हूं जितना बढ़िया से आप प्रश्न पढ़ोगे उतना अच्छा से उत्तर दोगे। सारा समझदारी प्रश्न को आप प्रश्न को समझ गए तो उत्तर देने में आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 26 वाले में देखें, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने के लिए क्या कार्य करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक लिगामेंट, एक टेंडन। तो मैं आपको बता देता हूं, लिगामेंट क्या करता है, आपको हड्डी यानी बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन को बोन से जोड़ता है। और टेंडन क्या काम करता है, आपको मसल को हड्डी से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, हड्डियों को, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। कभी आपसे पूछे हड्डियों को हड्डी कौन जोड़ता है, तो वो लिगामेंट कर देंगे आप। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था। तो एगमार्क एक्ट दोस्तों 1937 में लागू हुआ था। ये क्या है, ये जैसे कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बताने के लिए है, ये इसकी जांच हुई है, ये खाने के लिए ठीक है, तो ये है। तो ये चीज आप देखते होंगे, एगमार्क सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ठीक ठाक उस पर बना होता है एगमार्क। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। 28 वाले में आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए दोस्तों दिया जाता है, जो पर्यावरण सुरक्षा के में ज्यादा काम किया रहता है तो उसको टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। तो कैसे समझेंगे आपके दिमाग में, हम लोग जानते हैं टायर को जलाना पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसान होता है, बड़ा मात्रा में धुआं जाता है आसमान में, तो टायर यानी पर्यावरण प्रदूषित करेगा। तो यहां से आप दिमाग में लगा लेंगे टायर, टायर मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, यानी पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखे रहेंगे, दिमाग में आपके बना रहेगा। आगे हम लोग 29 वाले को देखें, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो दोस्तों राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी ने 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था, 1985 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये 29 का सी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अपना ईवीएस का लास्ट वाला प्रश्न, पिरेनीज पर्वत, एक बार आप पर्वतों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे याद करोगे ऑप्शन के द्वारा, ट्रिक के द्वारा, तो आप किसी को फाड़ोगे, आप किसी को फाड़ोगे, तो फाड़ना मतलब फ्रांस हो गया, फाड़ोगे तो उसको पेन होगा, यानी दर्द होगा, तो फाड़ोगे तो उसको पेन होगा, इसीलिए फ्रांस और पेन यहां पर आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो फाड़ोगे तो पेन होगा, तो
उसी को हम लोग कह देते हैं पेरिनीज। पेरिनीज मतलब उसको पीड़ा होगा, कैसे पीड़ा होगा, फाड़ोगे तब, उसे पेन से फाड़ोगे। मान लीजिए आप पेन लिए हो, आप हमारे हाथ में ऐसे पेन से फाड़ दो तो हमें पीड़ा होगा, तो वही है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो कैसे आप इसको ट्रिक से जोड़ेंगे भाई? जो भी किसान, बड़े बड़े किसान हैं दोस्तों, वो गन्ना बोते हैं, तो गन्ना इतना बोते हैं वो लाखों लाख कमाते हैं। तो यहाँ गन्ना बोते हैं तो लाखों की कमाई होती है, लाखों से आप जोड़ लीजिएगा लखनऊ, तो आपके दिमाग में बना रहेगा हाँ ये गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग दूसरा वाला यहाँ पर देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते होंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है किस भाग में है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर दिया गया है। यानी दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है? भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछे तो 51A में दिया गया है। तो इतना आप लोग बता लेंगे, यानी हमारा मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में दिया गया है। जिसमें पूछा जा रहा है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों रूस से लिया गया है। पहले, आज तो इसका नाम रूस है, पहले इसका नाम, जब कई सारे और देश उसमें अटैच थे तो पूर्व सोवियत संघ इसका नाम था। तो आप लोग याद रखे रहेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया गया है? रूस से लिया गया है। कैसे याद रखेंगे लंबे समय के लिए? हम लोगों का कोई बढ़िया सा मित्र होता है तो वो अगर रूठ जाता है तो उसे मनाना हमारा कर्तव्य होता है। यानी रूस से मित्र रूठ गया तो उसे मनाना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से आप इसको अटैच करा लेंगे, रूसे हुए मित्र को मनाना कर्तव्य है, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। वैसे भी रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मोदी जी के शासनकाल में थोड़ा सा खराब हुआ ट्रंप के चक्कर में, नहीं तो रूस हमारा इंडिया का बहुत बड़ा विश्वास पात्र मित्र रहा है, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरे वाले को हम लोग जरा देखें। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। तो ये आप कैसे याद रखेंगे कि हमारे जब समाज में जब जिसको बहिष्कार कर दिया जाता है, जिसको बहिष्कार कर दिया गया था, तो उसकी बीड़ा उठाने का काम बाबा साहब ने किया था। तो यहाँ पर बहिष्कार, बाबा साहब, तो आप लोग दिमाग में बनाए रखेंगे ये सब। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें चौथे वाले में। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा का अभिप्राय, यानी ग्राम सभा का मतलब क्या है? तो ग्राम सभा का मतलब यही होता है दोस्तों, आपके ग्राम सभा के जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जिनका नाम होता है वे सभी ग्राम सभा में आते हैं। यानी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में यानी वोटर लिस्ट में पंजीकृत लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। वैसे दोस्तों कहीं सभा होती है तो वही लोग वहाँ उसमें अटेंड, वही लोग पहुँचते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं यानी पंजीकृत होते हैं। तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर। तो यानी सभा में पहुँचने के लिए हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो हाँ आप दिमाग लगा लेंगे। हम कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि आप प्रश्न से ज़्यादा मेहनत आप ट्रिक याद करना। मैं प्रश्न में ही ट्रिक बता देता हूँ कि आप प्रश्न देखोगे तो वहीं से आपका दिमाग क्रैक कर जाएगा कि हाँ ये हमारा उत्तर कौन होगा। और दोस्तों आप सबसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ हमारा आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों ये पुण्य का काम आप कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आपके एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ देखकर दोस्तों बहुत खुशी होती है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर दोस्तों वो हमें कितना एनर्जी देता है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों हमारा 1000 करवा देंगे तो चैनल भी हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बदले हमें मेहनत जो करता हूँ थोड़े बहुत हमें मिलने लगेगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे, आप हमारा ये काम, पुण्य का काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं यहाँ जो 5वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है। आपसे दोस्तों एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच
सीमा का निर्धारण किया गया है? तो आपसे पूछना चाह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्यतः किस सीमा का निर्धारण किया गया है? तो सीमा का नाम है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा। आप लोग जानते हैं रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। कैसे आप लोग याद रखेंगे? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा एक दूसरे को लाल आंख दिखाते रहते हैं। तो लाल लाल मतलब रेड और भारत पाकिस्तान, तो ऐसा आप समझ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसा मामला हमेशा रहता है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी यहाँ जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, भारत और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान हमसे बहुत दूर है क्योंकि वो पीओके से सीमा साझा करता है, तो इसलिए या डूरंड मतलब दूर। दूर कौन है? अफ़गानिस्तान है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच, तो यहाँ पर इसे याद कर लेंगे, भारत चीन के बीच सीमा निर्धारण मैकमोहन। तो इतना आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं कहीं से भी पूछे। हमारा ये ध्येय होता है दोस्तों, हम जो बताएं आपको ईमानदारी से बताएं। सिर्फ उत्तर बताकर हम भाग जाएंगे दोस्तों, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न जो होता है ना, एक जगह से नहीं आता, कई तरह से घुमा देगा। तो आप बच्चों को जितना ज़्यादा आप दाव पेच सीखे रहेंगे वही आपकी परीक्षा हल में काम आएगा। चले हम लोग देखते हैं छठे वाले में, कह रहे हैं कौन सी जनजाति दिवाली का शोक त्यौहार मनाती है? तो दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मैं आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थारू है। यही थारू दीपावली त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। शोक यानी मतलब एक तरीके से दुख के रूप में मनाती है। अपने पूर्वजों को याद करते हैं, इसलिए वो लोग इस दिन बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो उनको ये लगता है कि आज हमारे पूर्वज आएंगे, तो इस तरह से उनकी सोच होती है। उस दिन वो दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ आप कैसे याद करेंगे? ऐसे मान लीजिए, थोड़ा अगर आप ट्रिक अगर सीखना चाहें, दिवाली को बहुत ज़्यादा पटाखे बजते हैं और उन पटाखों को सुनकर जो लोग थरथराने लगते हैं वही लोग शोक मनाते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, दिवाली के दिन पटाखा बजता है तो थरथराने लगते हैं, तो इसीलिए वो शोक मनाते हैं। आप ऐसे चीज़ों को याद कर रहे रहेंगे, अपने मन से कुछ भी याद कर रहेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ गंगा है, यही गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उनको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पद्मा का मतलब होता है दोस्तों कमल का फूल, कमल का फूल हो जाता है। तो हम लोग अगर बंगले में प्रवेश करेंगे तो हमारा चेहरा फूल जाता है। तो यहाँ पर आप याद कर लें, कमल का फूल यानी फूल जाता है। कब फूल जाता है? हम लोग जब बांग्लादेश मतलब अपने बंगले में प्रवेश करते हैं, बंगले में प्रवेश करते समय हमारा चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाता है। तो ऐसे याद रख देंगे, आपका बन जाएगा पद्मा का मतलब कमल फूल। आगे यहाँ पर हम लोग अगर देखें, 8वें प्रश्न में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ की है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा अच्छा सा सवाल है। भाखड़ा नागल क्या है दोस्तों? बांध है। यह पानी रोकने का काम करता है, पानी रोककर ये जो पनबिजली बनाने का काम करता है और सिंचाई वगैरह के लिए यूज होता है। तो भाखड़ा कहाँ है दोस्तों? तो भाषण कौन देता है? ऐसे याद कर लीजिए, भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नागल बांध कहाँ है? ये दोनों एक ही साथ शुरू हुई थी, इसलिए इसे संयुक्त परियोजना कहा जाता है। भाखड़ा और नागल ये जो परियोजनाएं हैं ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुई थी, और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नागल जो है ये पंजाब में है। तो नागल पंजाब में है, तो दोनों एक दूसरे से 13 किलोमीटर दूरी पर हैं, आप लोग याद रखे रहेंगे। और इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब है पंजाब, और राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो याद रखे रहेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। भाखड़ा पूछे तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कैसे याद करेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत सांसद हैं और हिमाचल प्रदेश की वाली कंगना रनौत हमेशा भाषण देती हैं। तो भाखड़ा भाषण कौन देता है? हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत। ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर विश्व में पूछा है, कभी कभी आपसे विश्व पूछ लेगा और कभी कभी भारत पूछ लेगा। तो दोस्तों भारत का नाम आप देखते ही आप समझ जाते हैं। नाम ऐसा होता है ना कि आप देखकर उस नाम को पढ़कर समझ जाएंगे कि अपने यहाँ के हैं या विदेश के हैं। तो विश्व में अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर भारत में पूछे कि हरित क्रांति जनक के हैं तो स्वामीनाथन।
तो यहाँ विश्व पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे इसे, मतलब आपसे अगर ट्रिक के रूप में, तो मान लीजिए पहले धरती हरी नहीं थी, सूखी थी, तो एक लोग आए, बोरिंग कर दिए, बोरिंग आप लोग जानते हैं ना, बोरिंग कर दिए तो पानी निकला धरती पर, पूरा धरती हरा भरा हो गया। तो यानी हरित क्रांति कैसे आई, बोरिंग से आई। तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। आगे देखें हम लोग 10वें वाले में, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो। तो मेरे भाई इतना सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ बताने, हम लोगों का प्याज जो होता है वो गुलाबी कलर का ही होता है। तो ये गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज से संबंधित है। आगे देखें हम लोग यहाँ 11 में, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें ज्ञानपीठ, क्या पूछा जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। तो दोस्तों वैसे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा ने भी पाई हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब पहला बोल रहा है, पहला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो कौन है, आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी ऐसी प्रथम महिला साहित्यकार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो सरकार ने इन पर आशा जताया कि इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया जाए। तो ज्ञान जिनके पास रहेगा उसी के पर लोग आशा और विश्वास करते हैं। तो ज्ञान और आशा, तो आपके पास, जैसे आप अपने घर के, आपके पास बहुत ज्ञान है तो घर वाले आप पर बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद जताए रहते हैं। तो ऐसे आप छोटा मोटा ट्रिक से याद करते रहेंगे। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है एनजीटी। एनजीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एनजीटी, यहाँ पर एन का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका हिंदी में होता है दोस्तों पर्यावरण, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, यह एक कोर्ट होती है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखती है। क्योंकि अगर ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दा ये हमारे नॉर्मल वाले कोर्ट में चले जाएगा तो वहाँ इतने सारे केस पेंडिंग में हैं, तो पता लगा पर्यावरण को देखते देखते सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब नंबर आएगा। इसलिए एनजीटी केवल पर्यावरण संबंधित मुद्दों को देखती है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 2010 में। तो इसको याद रखे रहेंगे। तो इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है, आखिर इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश श्रीवास्तव, जो 2023 से ही अभी हैं। तो 2023 से ही। तो आप कैसे याद करेंगे, पर्यावरण में प्रकाश का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप प्रकाश श्रीवास्तव याद कर लेंगे। आगे देखें हम लोग 13 में, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कई बार बोले हैं, ये सन है। तो सन के बाद दोस्तों कौन होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना। तो एक का सूर्य के सबसे निकट कौन होता है, बुध होता है। तो आप कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके दिमाग में कभी फिसल जाए, तो भाई हर आदमी चाहता है कि हमारे पास बुद्धिमान लोग रहे। ऐसे सन भी चाहता है कि भाई हमारे जो सबसे पास में है वो ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, तो इसलिए वो बुध को अपने पास बुला लिया। तो बुध बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए सूर्य ने उन्हें अपने पास बुलाकर रखा था। तो ऐसे याद कर लेंगे आप। आगे चले हम लोग देखते हैं थर्मोस्टेट किससे संबंधित है। थर्मोस्टेट, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो उससे आप समझ लेंगे यह तापमान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें हम लोग यहाँ, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों अभी आप लोगों देखे होंगे बड़ा विवाद हुआ था, BR गवई साहब के ऊपर जूता जब फेंका गया था, उसके बाद कौन आए, सूर्यकांत वर्मा आए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, सूर्यकांत साहब आए। आगे देखें हम लोग न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा। आगे देखें हम लोग यहाँ 16 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन घटक यानी कंपोनेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्तों नाभिकीय ईंधन के कंपोनेंट के रूप में कौन प्रयोग नहीं किया जाता है। भाई यूरेनियम तो किया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं किया जाता है, तो आप नहीं पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को यहाँ पर समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अगर नहीं समझोगे तो आपके दिमाग से मिस हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पर नाभिकीय ईंधन के घटक के रूप में प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ तो यूरेनियम भी है और थोरियम भी है, चलो यूरेनियम भी है, थोरियम भी है और यहाँ प्लूटोनियम भी है। तो इसका मतलब ये सब नहीं होंगे, क्योंकि कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये कैल्शियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर साथियों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये रेडियोएक्टिव तत्व है, तो इसीलिए कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम।
आगे जरा हम लोग देखें साथियों, यहाँ 17 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यानी ऐसा कौन सा उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा एसिड छोड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, या अमोनियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मृदा में सबसे ज़्यादा एसिड अगर देखेंगे तो उसको कैसे पता चलता है, पीएच मान हम लोग टेस्ट करते हैं। पीएच मान अगर 1 से लेकर 7 तक है तो एसिडिक होगा, और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो यानी ऐसे होता है ना, ऐसे सोच लो, यहाँ पर 7 है किसी का पीएच मान, तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 17 वाले को देखते हैं। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उर्वरक, ऐसा कौन सा उर्वरक है जो मिट्टी में सर्वाधिक एसिड छोड़ता है, सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, कौन सा उर्वरक। तो यहाँ पर 4 उर्वरक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं उर्वरक में से आपको बताना है। तो यहाँ पर यूरिया या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कौन होगा, तो यहाँ बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए 7 है, किसी का अगर पीएच मान, कौन अम्ल है कौन क्षारीय है, तो इसका पीएच मान से तय होता है। तो दोस्तों पीएच मान जिसका 7 होता है न्यूट्रल, 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 17 में, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा ही एसिडिक होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। एसिडिक होने के लिए 7 से कम उसका पीएच होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मेरे भाई। तो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो अमोनियम सल्फेट कहाँ गया, इसमें है कि नहीं है, अमोनियम सल्फेट ये है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभार इसका फार्मूला पूछ लेता है, तो अमोनियम सल्फेट यानी अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ यहाँ पर रहता है, तो NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद दोस्तों सल्फेट लगा दीजिए SO4। तो समझ गए आप, यही इसका फार्मूला है। इस फार्मूला को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 वाले को हम लोग देखें। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कोई दम नहीं है। कह रहे हैं वयस्क मानव कंकाल। वयस्क मानव का मतलब वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, तो यानी वो विकास की अवस्था में उसकी शरीर नहीं है, जितना विकास होना था हो गया। तो वयस्क मानव के कंकाल में कितनी अस्थियां यानी कितनी हड्डियां होती हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे भाई कि ज़्यादा लोगों को तुम्हारी 206 की हड्डियां तोड़ दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 206 हड्डियां होती हैं। यही जब बच्चे होते हैं तो लगभग 250 के आसपास उनमें हड्डियाँ होती हैं जब पैदा होते हैं। तो धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो कई सारी हड्डियाँ उनकी जुड़ने लगती हैं, तो 206 हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 वाले को हम लोग देखें, तो आपसे एक बायोलॉजी का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपसे कह रहे हैं कि इसमें किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है, ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे किसी के शरीर में लौह यानी आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है, आयरन उसके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो विटामिन सी डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप खट्टे फल जैसे खाइए, नींबू, अचार, संतरा, ये सब। तो विटामिन सी जो होता है तो आपके शरीर में आयरन को एब्जॉर्बेशन बढ़ाता है, यानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 20 वाले में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में दोस्तों एक तरह का ये जो रोग है स्कर्वी, इसके इलाज में विटामिन सी बड़ी मात्रा में लेने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो विटामिन सी जो खट्टे वाले पदार्थ है वही होता है। तो यहाँ पर खट्टे कौन होता है, जैसे आंवला, नींबू, इन सब में बड़ी मात्रा में विटामिन होता है। तो इसलिए स्कर्वी रोग में बहुत ज़्यादा जो है विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्कर्वी रोग क्या होता है। तो आप सब एक बार कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके लिए 5 सेकंड रुकता हूँ। तो 5 सेकंड रुकता हूँ। तो अब आप बताइए कि आखिर ये कौन सा होता है। तो मेरे भाई शरीर में लंबे समय तक विटामिन सी की अगर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है तो उसमें थकान, मसूड़ों से खून आ जाता है, त्वचा पर जो चकत्ते पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, यानी कई सारी बीमारियों का एक ग्रुप होता है स्कर्वी रोग। तो इसको याद रखे रहेंगे आप। जो खट्टे वगैरह फल इसीलिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए हमें, समय समय पर हमेशा खाते रहना चाहिए, आंवला वगैरह। तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय
पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, तो यहाँ पर ये श्रीनगर नहीं, बेंगलुरु नहीं, हैदराबाद नहीं, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप याद रखे रहेंगे इसे। आगे देखें हम लोग 22 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है, तो क्या हो सकता है मेरे भाई? घास का मैदान विश्व का सबसे बड़ा है? नहीं। पर्वत है? नहीं। वन है? नहीं। समुद्र है। समुद्र जो है विश्व का सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें कोई ट्रिक्स आप जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। समुद्र मेरे भाई बहुत सारे समुद्र हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर स्थिर, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो पर भी आप महासागर या समुद्र बता देना। तो आपको यही प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। आपको कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब दोस्तों, कृत्रिम का मतलब जो मानव ने बनाया है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो यहाँ पर वन है? नहीं मेरे भाई, वन तो प्राकृतिक है। झील है? झील भी प्राकृतिक है। घास का मैदान है? नहीं। तो यहाँ धान का खेत है, यह एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे यहाँ देखिए 24 वाले में तो आपसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो मेरे भाई इकोसिस्टम में उत्पादन का काम कौन करता है? हरे पौधे करते हैं ना। इन्हीं हरे पौधों को शाकाहारी जो खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी खाते हैं, फिर उनको बड़े मांसाहारी खाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो उत्पादक कौन होता है? यानी अपना ऊर्जा खुद बनाते हैं, तो हरे पौधे होते हैं। आगे देखें हम लोग 25 वाले में, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन, जिसे हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, और यह हम लोग जानते हैं हमारा सबसे निचली जो परत होती है वायुमंडल की, जो है क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के बाद हमारा जो होती है दोस्तों समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोककर हमें स्किन कैंसर से बचाती है। तो ओजोन परत जो होती है, जो कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। तो उस ओजोन परत को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो याद रखे रहेंगे इसे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ये यूपी PCS में भी पूछा है, कई बार। आगे देखें हम लोग, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों CSIR। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों CSIR केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध और पौधा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ नहीं है क्या? चित्रकूट नहीं, कानपुर नहीं, यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ डी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे चले हम लोग देखें, यहाँ पर आगे देखें AP9 पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। AP9 की बात की जा रही दोस्तों। AP9 पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इटली में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। ए से यहाँ पर ऐसे हम लिखते हैं ना इटली, और ऐसे मान लीजिए इटली और AP9, तो यहाँ पर आपके दिमाग में बना रहना चाहिए लंबे समय तक। आगे देखें हम लोग, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। मेरे भाई अभी तो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया ना, जब 16 सितंबर बताया था, तो 3 होते हैं O3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 28 का आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, 3 परमाणु होते हैं। आगे देखें अगर हम लोग 29 वाला, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? यह स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर मैं स्विट लिख दे रहा हूँ, तो स्विट्जरलैंड में ये मौसम मुख्यालय है। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी मौसम से संबंधित वैज्ञानिक जो मौसम से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों का पता लगाने जो किया गया है, जेनेवा में है, यानी सबका जान बचाने के लिए है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा।
30 वाले में अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा, तो कह रहे हैं आपसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो मेरे भाई कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जी के गोखले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये मतलब गांधी जी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण के गुरु जो है ये दादा भाई नौरोजी थे। तो इन्हें याद रखे रहिएगा।